Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 6 and we were studying chapter number 15 और आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। पहले आप पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स के वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उसमें एक्सक्रीशन पढ़ी थी, जिसमें आपने हाइड्रा को डिस्कस किया था, प्लेनेरिया को किया था, अर्थवॉर्म को और उसके बाद कॉकरोच। आज एक न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ओके अब ऐसा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो कहाँ से, उनका इंसेस्टर कौन है या वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से बने हैं। तो ऐसा समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके जो इंसेस्टर हैं वो वर्टिब्रेट्स के जो इंसेस्टर्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, कि पहले के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उन्हीं में चेंजेस आई, एवोल्यूशन आई, तो वो वर्टिब्रेट्स बन गए। तो फिर क्या था कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड होता है, जिसमें आप किडनी को पढ़ते हो। तो जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है, जिसमें हैग फिशेस भी आती हैं, उसमें जो किडनीज़ हैं प्रॉपर किडनीज डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन किडनीज इस तरह की थी कि टिब्यूल्स अरेंज थे उसमें सेगमेंट्स की फॉर्म में। जैसे आपने अर्थवॉर्म में पढ़ा था कि सेगमेंट्स में डिफरेंट टिब्यूल्स थे और उन टिब्यूल्स को नेम दिया था मेटानेफ्रीडिया। तो इसी तरह का कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर हैग फिशेज में प्रेजेंट होता है, जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो शुरू के वर्टिब्रेट्स हैं। फिर क्या हुआ, इसमें एवोल्यूशन आई, मतलब चेंज आया। जब चेंज आया तो वो मॉडर्न वर्टिब्रेट्स बन गए, जिसमें मैमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। उनमें जो किडनीज थी वो प्रॉपर थी, मतलब वो किडनीज जो बेसिक यूनिट नेफ्रॉन से बने हुए हैं। तो ये वाली किडनीज मॉडर्न वर्टिब्रेट्स मैमल्स में प्रेजेंट है, और यही हमारा मेन टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है। ओके तो जो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है किडनीज का, वो नेफ्रॉन है आपके पास, कि जो मिलियंस और ट्रिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके एक किडनी बनाती हैं। और फिर जो किडनी है वो आगे फर्दर आप उसको यूरिनरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ोगे। ओके अब है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स में सारे आ जाते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ह्यूमन को ही डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होती है। ह्यूमन का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि आप कुछ खाते हो, फूड ईट करते हो। जो फूड ईट करते हो तो ऑब्वियसली वो मेटाबोलाइज होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं या फिर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। कुछ ब्रेक डाउन होके बॉडी के लिए यूज़फुल चीज़ें बना देती हैं, और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा होती हैं, उनको आप बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यही वाली बात यहाँ पे है कि केमिकल बेसिस, जो अगर आप केमिकल बेसिस लाइफ की केमिकल बेसिस को देखते हो तो उसमें आपके पास डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज है, और उन पाथवेज में जो वेस्ट की जनरेशन होती है वो वेस्ट की जनरेशन बेसिकली एक्सक्रीशन है, और उन वेस्ट को बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। यहाँ पे भी आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है। जो यूरिया आपने पढ़ा था कि यूरिया जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस का, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, या फिर मैमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूरिया है वो अमोनिया एसिड्स की ब्रेकडाउन से बना है। कि अमोनिया एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो आपके पास यूरिया आएगा। जब मसल कैरेटिनाइन का मेटाबॉलिज्म होगा तो आपके पास कैरेटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट आएगा। जब न्यूक्लिक एसिड्स टूटेंगे तो आपके पास यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उसका एंड प्रोडक्ट आपके पास बिलीरुबिन होगा। ये डिफरेंट नेम है मेटाबॉलिक वेस्ट के। बताया गया है कि कौन सी चीज़ ब्रेक डाउन होगी तो कौन सा वेस्ट आपके पास बनेगा। ओके अब मेन टॉपिक जो आज का जो हमने स्टार्ट करना है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेसिकली 3 होते हैं, स्किन, लिवर एंड किडनी। तो जो स्किन है, जो स्किन को एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझने में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कि कभी कहते हैं कि वो स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में इंक्लूड होता है, और कभी कहते हैं कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में इंक्लूड नहीं होता। तो इसकी क्या वजह है कि क्यों इंक्लूड होता है और क्यों इंक्लूड नहीं होता। स्किन है, आपको पता है सबको कि स्किन के ऊपर स्वेट आता है, पसीना आता है ना आपको। तो वो जो स्वेट होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, वाटर से और सॉल्ट से। तो आप ये कह सकते हो कि जो स्किन है उसने बॉडी से वेस्ट को रिलीज़ किया, वेस्ट को निकाला। तो फिर जब वेस्ट को निकाला
जब वेस्ट को निकाला बॉडी से तो फिर इस तरह इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझा जा सकता है। और स्किन क्या करती है कि स्किन सीबम प्रोड्यूस करती है। आपको थोड़ा स्किन के ऊपर स्टिकी स्टिकी मटेरियल पता लगता है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको ज़्यादा क्लियरली फील होता है कि हैंड लगा के देखो फेस पे तो पता लगता है कुछ चिपचिपा से, उसको बोलते हैं सीबम। तो ये 3 बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो है वो स्किन रिलीज़ करती है, जिसमें फर्स्ट वन आता है वाटर, सेकंड वन इज़ सॉल्ट एंड थर्ड वन इज़ सीबम। तो जो सॉल्ट और वाटर है वो बेसिकली थर्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ होती है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती है। और जो सीबम है वो किस लिए यूज़ होती है कि वो बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके, जर्म्स से बचा सके। अब क्या चीज़ होती है कि जब गर्मियाँ होती हैं या जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस टाइम पे आपको स्वेट होता है या फिर आपको पसीना आता है या फिर उस टाइम पे आपको स्टिकी मटेरियल स्किन के ऊपर ज़्यादा फील होता है। तो उस टाइम पे आपके पोर्स ओपन होते हैं, बॉडी के जो स्किन के ऊपर पोर्स हैं वो ओपन होते हैं। तो उन पोर्स में से बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब सीबम हो जाएगी तो सीबम उन पोर्स को ब्लॉक कर देगी और ब्लॉक करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं जाने देगी। तो फिर इसलिए जो सीबम है वो प्रोटेक्शन करेगी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए ये इसमें कंट्रोवर्सी आती है कि एक तरफ से ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर रहा है जो कि एक्सक्रीशन में इंक्लूड होता है, दूसरी तरफ से ये सीबम को रिलीज़ करता है। और सीबम क्या काम करती है? प्रोटेक्शन करती है। तो जो प्रोटेक्शन है वो बेसिकली काम है, प्रोटेक्शन इम्यून सिस्टम का काम है या फिर डिफेंसिव सिस्टम का काम है। इसलिए स्किन में ज़रा कंट्रोवर्सी है कि इसको किस में इंक्लूड किया जाए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंक्लूड किया जाए या फिर इम्यून सिस्टम में इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए इसको हम दोनों तरह से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपकी बुक में है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो 2 हैं आपके पास, एक लिवर और एक किडनी। इन्हीं को बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहले हम लिवर को डिस्कस करेंगे, फिर हम किडनी के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लिवर। तो लिवर ही बेसिकली सारे एक्सक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है। अब लिवर में आप लोग पढ़ेंगे, जो आपको पहले भी मैंने डिटेल में बताया था, यूरिया साइकिल। वो भी जब लिवर वाला पार्ट करेंगे तो उसमें आप यूरिया साइकिल को भी पढ़ोगे कि यूरिया साइकिल के एंड पे 3-4 लाइंस दिखी हैं, वो इसी में इंक्लूडेड है। वो पहले मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया is done in a cycle which is known as यूरिया साइकिल। इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिया बनना होता है। तो यूरिया कैसे बनेगा? 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड combines with a precursor which is known as ऑर्निथाइन। आपने साइकिल पढ़ा था ना, उसमें एक प्रिकर्सर था, मतलब एक सब्सटेंस था जिसका नेम था ऑर्निथाइन। उसके साथ अमोनिया मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रोलाइन में। उसके बाद सिट्रोलाइन के साथ एक और अमोनिया मिलेगा, एक और अमोनिया कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद वो बना देगा आपके पास आर्जिनाइन। और आर्जिनेज फिर एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नेम है आर्जिनेज, वो बना देगा यूरिया। तो इसी तरह जब यूरिया निकल जाएगा फिर वो बाकी का सारा साइकिल रिपीट होता जाएगा। बस आपने इतनी बात याद रखनी है इसमें कि आपके पास एक पहले से प्रिकर्सर पड़ा हुआ है। प्रिकर्सर बोलते हैं वो वाला सब्सटेंस जिसके साथ कोई और यूनिट आके मिले और फिर जो रिएक्शन है या जो साइकिल है वो स्टार्ट हो। तो इसमें जो प्रिकर्सर है वो ऑर्निथाइन है और ऑर्निथाइन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, फिर वो बना देंगे सिट्रोलाइन। फिर सिट्रोलाइन के साथ एक और अमोनिया मॉलिक्यूल मिलेगा, वो बना देगा आर्जिनोसक्सिनेट और फिर आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होगा आर्जिनाइन में और आर्जिनाइन एक एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया बना देगा और आपके पास जो प्रिकर्सर है ऑर्निथाइन वो वैसे का वैसे ही आपके पास बच जाएगा। ये साइकिल आपकी बुक में भी ड्रॉ किया हुआ है पेज नंबर 8 पे। आप वहाँ से इसी साइकिल को देख के ये वाली लाइन्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। Okay, now come to the main topic which is major homeostatic functions of liver। तो functions क्या है बेसिकली लिवर के? आपके पास
मेन फंक्शंस है लिवर के। फर्स्ट वन इज सिंथेसिस के चीज़ों को बनाता है, सेकंड वन इज स्टोरेज के चीज़ों को जो कंपाउंड्स हैं या जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको स्टोर करता है और कन्वर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये कन्वर्जन में आ जाएगा। फिर रिसाइकल करता है कि एक चीज़ ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होकर वही चीज़ दोबारा बन गई, तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। नेक्स्ट लास्ट है डिटॉक्सिफिकेशन कि टॉक्सिन्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बॉडी से ख़त्म करता है लिवर को। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये मेन 5 फंक्शंस है लिवर के, इसको अब हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट वन है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस मतलब क्या चीज़ें बनाता है। आपको पता है कि आपके पास मेटाबॉलिज्म जब आता है तो मेटाबॉलिज्म में आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म के सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स एंड द सेकेंड वन इज़ कैटाबॉलिज्म की ब्रेक डाउन ऑफ न्यू कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम एनाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे कि न्यू चीज़ें बन रही हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं। अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। जो अमोनिया है वो वेस्ट प्रोडक्ट है या वो नाइट्रोजनस वेस्ट है फिशेस का या वो वाले ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं। जो यूरिया है वो वेस्ट प्रोडक्ट है टेरेस्ट्रियल मैमल्स का, कि वो लोग जिनको शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है वो यूरिया बनाते हैं, और जिनको एक्यूट शॉर्टेज होती है कि बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है वो यूरिक एसिड बनाता है, जिसमें बर्ड्स और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो लिवर है वो सिंथेसिस करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स की। अब प्लाज्मा क्या चीज़ है, आपके पास ब्लड है, खून है, जो उसमें जो लिक्विड सॉल्युबल पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अगर आप ब्लड को कभी टेस्ट ट्यूब में डाल के रख दो, ये हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल के रखे तो थोड़ी देर बाद जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो रेड कलर वाले होते हैं वो सब सेल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर एक येलो सा लिक्विड बच जाता है, उस लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा। तो वो जो प्लाज्मा होता है उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी लिवर ही करता है, जिसमें वो प्रोटीन आ जाती है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ये सारे ब्लड क्लॉटिंग और डिफरेंट और फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर आ जाती है बाइल की प्रोडक्शन करता है। बाइल एक्चुअली एक लिक्विड है, फ्लूइड है, जो जिसमें बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, और वो जो इंजाइम्स हैं वो ज़रूरी होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये बाइल की प्रोडक्शन करता है, बाइल लिवर में ही बनता है, और जब डाइजेशन होनी होती है तो वहाँ से ये रिलीज़ होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है और फिर फर्दर अपना काम करता है। और लास्ट पे जो लिवर है वो सिंथेसिस करेगा लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की और डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स की। उसके बाद है स्टोरेज। तो जो लिवर है वो क्या काम करेगा, डिफरेंट सब्सटेंसेस की या कंपाउंड्स की स्टोरेज करेगा। बेसिकली ये स्टोरेज करता है आयरन की और ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन इज एक्चुअली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब बॉडी में कोई फूड ईट करते हैं तो बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज यूज़ हो जाता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन लिवर। बाद है थर्ड पॉइंट कन्वर्जन, कि ये कंपाउंड्स को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जिस तरह अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो ग्लाइकोजन बना देगा और लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा, और अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होगा कि ज़रूरत होगी ग्लूकोज को, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और डिफरेंट प्रोसेसेस में काम करेगा। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग में होता है कि एक ही चीज़ से दूसरी चीज़ दोबारा बनना। अब आपको इसमें आप एग्जांपल पढ़ते हो रेड ब्लड सेल्स की, वो ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है कि रिसाइकलिंग कैसे होती। अब रेड ब्लड सेल्स का आपको पता है कि जो लाइफ स्पैन होता है कि कितने टाइम तक वो लाइव रहते हैं, वो है 120 डेज़। 120 डेज़ के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, और उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आयरन वो बच जाता है। वो आयरन फिर क्या होता है, जब न्यू आरबीसीज बनते हैं उसी के दरमियान का जो सेंट्रल पार्ट है वो वाला आयरन बनता है जो पहले से आपके पास बच जाता है ब्रेक डाउन से जो आता है। तो इसका मतलब रिसाइकल हुआ, जो आयरन है कि जो आरबीसीज टूटे उसमें से जो आयरन बचा था वो न्यू वाले आरबीसीज के पार्ट बन गया। तो ये रिसाइकलिंग हुई कि जो आयरन टूटा था वही न्यू आरबीसीज का पार्ट बना। तो ये एक कन्वर्जन का मेथड है, कंजर्वेशन का मेथड है कि चीज़ों को बचाया है। नेक्स्ट है लास्ट आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन। जो डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं अब वो क्या काम करते हैं,
वो टॉक्सिन्स एक्चुअली एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको, जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। अब एंजाइम का क्या काम होता है, एंजाइम डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं कि उनको स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉक्सिन है जिसमें आपके पास डिफरेंट ड्रग्स आ जाते हैं, मेडिसिन वगैरह, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, वो एंजाइम के साथ जाके उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ पे कोई न्यू चीज़ आके लगनी हो, जिसने उसको कन्वर्ट करना हो। तो इसका मतलब ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, तो इनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो ये वाला जो लिवर है वो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है कि टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है आपके पास यूरिनरी सिस्टम। अभी हमने पहले पढ़ा था लिवर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट आपके पास किडनीज़ हैं, और किडनीज़ में आप पढ़ते हो यूरिनरी सिस्टम के पूरा वो वाला सिस्टम जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। यहाँ आपकी बुक में भी डायग्राम है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है। तो इसमें यूरिनरी सिस्टम में क्या चीज़ होती है कि यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज़ होती हैं, मतलब एक पेयर होता है, पेयर का मतलब 2 किडनीज़ होती हैं। फिर एक सेंट्रल कैविटी होती है, यहाँ पे लेबल्ड भी है ये दरमियान में करके, इस कैविटी को बोलते हैं पेल्विस। फिर उसके बाद 2 ट्यूब्स निकल रही हैं किडनी से, उन ट्यूब्स को नेम देते हैं यूरिटर। फिर वो ट्यूब्स आगे जाके एक बाउल सा होता है, उस बाउल को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। तो वो जो ट्यूब्स हैं वो 2 ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग का नेम है यूरिथ्रल ओरिफिस। उन ओपनिंग से यूरिन जो है वो ब्लैडर में आ जाता है, ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। और उसके बाद एक और ट्यूब है जिसका नेम है यूरिथ्रा, उससे जो है वो यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर इसमें एक और बात है कि जो यहाँ जंक्शन है, मतलब वो वाला पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ आके मिलती है उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यूरिथ्रा की और ब्लैडर की जंक्शन, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आके कुछ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं कि वो मसल्स जो कंट्रोल करते हैं, वो जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं यूरिन को कि वो बॉडी से बाहर ना निकले जब तक उसको खुद नहीं निकालना होता। तो ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं जिनको आप यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हो। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट नोट वाली बात है कि किडनीज जो है उसकी इम्पोर्टेंस को किस तरह आप समझ सकते हो कि जो वेट है किडनी का वो लेस देन 1% है बॉडी वेट से। कि अगर किसी का वेट 55 है तो 55 का जो 1% है उससे भी कम है वेट किडनीज का उस पर्सन की बॉडी में। लेकिन जो ब्लड सप्लाई है वो 20% जाती है विथ ईच कार्डिक बीट, कि एक दफ़ा जब दिल धड़कता है जो कार्डिक पंप होता है उसके साथ जो 20% ब्लड है वो सिर्फ किडनीज को जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है ना कि ज़्यादा जो ब्लड है वो किडनीज को जाता है, हालांकि इसकी वेटेज कम है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है।